हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। इससे पहले हम लोग केंद्रिका के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से पहला पॉइंट कहता है, अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, यानी कि हम लोगों ने अभी तक कोशिका के बारे में जितना पढ़ लिए हैं वे विकसित कोशिका है। विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है। विकसित कोशिका ही क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है, जो सभी पौधे तथा जंतु में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होता है, ये सब विकसित कोशिका है। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग ने अभी तक जितना कोशिका के बारे में पढ़ा है वो सब विकसित कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जिसमें से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता है। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ये जंतु और पौधे दोनों में पाया जाता है। कहने का मतलब जो प्रोकैरियोटिक है वो पौधा में और यूकैरियोटिक है वो जंतु में पाए जाने वाला कोशिका है, और ये सब एक प्रकार का विकसित कोशिका है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है, पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुई उनकी कोशिका यूकैरियोटिक नहीं थे। उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जीवाणु में इसी तरह की कोशिका पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी था तो पहली बार जो जीवित कोशिका का जन्म हुआ वो सभी जीवित कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका नहीं था, बल्कि वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका था। क्योंकि उस समय कोशिका ज़्यादा विकसित नहीं था, और जब ज़्यादा विकसित नहीं था तो उस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका नहीं कहेंगे। उस अविकसित कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, जो कि जीवाणु में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों कि जो जीवाणु है उसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं। क्या पाई जाती है? तो जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या अंतर है? जिसमें से पहला पॉइंट कहता है, प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका है। कहने का मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो बहुत पुराना है, और पुराना के साथ साथ बहुत कम विकसित कोशिका है। इसीलिए इस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और ये बहुत कम विकसित होने के कारण ही प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो जीवाणु में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है, जो कि बहुत कम विकसित होती है। उसके बाद कहता है, इसका आकार भी छोटा होता है।
तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी आकार भी छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, पहला नंबर ये बहुत पुरानी कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत पुरानी कोशिका है जिस कारण से ये बहुत कम विकसित होती है, और कम विकसित होने के कारण इसकी आकृति, इसका आकार भी बहुत छोटा होता है। वही यूकैरियोटिक कोशिका है, ये विकसित कोशिका है। ये क्या है? तो यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका है, एक विकसित कोशिका है जिस कारण से इसका आकार बड़ा होता है। कहने का मतलब इसका आकार, जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसका आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका के तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इस कोशिका को विकसित कोशिका कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विकसित कोशिका तो यूकैरियोटिक, और प्राचीन और पुरानी कोशिका यानी कि अविकसित कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक, जो कि जीवाणु में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें वास्तव में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक युक्त कोशिका है। कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। वही जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, उसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय, जिसको गोल्गी बॉडी कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जालिका का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी संरचना मौजूद होती है। कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये अविकसित कोशिका है और बहुत पुरानी कोशिका है, जिस कारण से प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जालिका ये सब नहीं पाया जाता है, यानी कि अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सब नहीं पाया जाता है। लेकिन वही यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका है, एक बड़ी कोशिका है, जिस कारण से यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जालिका ये सभी संरचना मौजूद होती है, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणसूत्र रहता है। क्या रहता है? प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक गुणसूत्र रहता है, क्योंकि यह एक अविकसित कोशिका है, वही रहती है, तथा इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त रहता है। कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केवल एक ही गुणसूत्र रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणसूत्र रहता है, और वह एक गुणसूत्र में जो डीएनए है उस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक गुणसूत्र होता है और उसमें जो डीएनए होता है उस डीएनए में सब रहता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है। वही यूकैरियोटिक कोशिका है
वह एक विकसित कोशिका है, जिस कारण से इसमें एक से ज़्यादा यानी कि एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसमें जो डीएनए गुणसूत्र है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं। तो कहा जाएगा कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है तो यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं। अगला विशेषता, अगला अंतर है 5वां, कहता है प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कम विकसित है, जिस कारण से उसमें 70S राइबोसोम ही पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है, जिस कारण से इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद 6वां पॉइंट कहता है प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं हो रहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रिका नहीं होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है यह उपस्थित रहता है। कहने का मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है, लेकिन वही जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें वास्तविक केंद्रक भी पाया जाता है और केंद्रिका भी पाई जाती है, क्योंकि यह एक विकसित कोशिका है। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, परंतु वह सेलुलोज की नहीं बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति की बनी होती है। कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन वह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। वही कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे है प्लांट और एनिमल कोशिका, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक है, यानी कि प्लांट और एनिमल यानी कि पादप और जंतु दोनों की जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती है। कहने का मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी कि पादप और जंतु, ये जो दोनों कोशिका होती है वह दोनों यूकैरियोटिक कोशिका ही होती है, और दोनों यूकैरियोटिक कोशिका होने के कारण लगभग दोनों क्या होती है? तो समान होती है। लगभग दोनों क्या होती है? समान होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कुछ कोशिकीय संरचना के दृष्टिकोण से पादप तथा कुछ कोशिकीय संरचना
के दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर है जो पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका होती है, उसमें जो मुख्य जो अंतर है वह अंतर क्या है। पहला अंतर कहता है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका होती है, उसमें क्या पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके कोशिका के बाहर, यानी कि जो प्लांट है इसके कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। जो प्लांट सेल होता है, पौधे की कोशिका होती है, उस कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। कहने का मतलब है कि जो पादप और जंतु यानी कि प्लांट और एनिमल सेल है, वो दोनों यूकैरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन जो पादप सेल है यानी कि पादप कोशिका है, उसकी जो बाहरी कोशिका होती है, जो पादप कोशिका है उसकी जो बाहरी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन वही जो जंतु कोशिका होती है, वो जंतु कोशिका के जो बाहरी सेल होता है, बाहरी कोशिका होती है, वो कोशिका झिल्ली होती है। कहने का मतलब पादप कोशिका के बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका के बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। जंतु में कोशिका भित्ति होती है और पादप में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट बता दिए कि जो पादप और जंतु यानी कि पौधे की कोशिका और जंतु को कोशिका, दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन जो पौधे की कोशिका होती है उसको बाहरी आवरण में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु की जो कोशिका होती है उसके बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा पॉइंट में कहता है पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। कहने का मतलब जो पादप की कोशिका होती है वह जंतु कोशिका से थोड़ा बड़ा होती है, अर्थात बड़ा होती है, थोड़ा बड़ा होती है लेकिन बड़ा होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होती है, तो बड़ा होती है। पादप की कोशिका जंतु कोशिका से बड़ा होती है। तीसरा पॉइंट कहता है पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार, पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार बढ़ने से होता है। पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। कहने का मतलब है कि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार बढ़ने से ऐसा होता है, जबकि जंतु कोशिका में भी वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ती है। यानी कि वृद्धि कोशिका तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में बढ़ती है, लेकिन जो पादप कोशिका में है उसमें वृद्धि कोशिका का आकार बढ़ता है, वही जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ती है, आकार नहीं बढ़ता है। इसी कारण से जंतु कोशिका छोटी होती है और पादप कोशिका बड़ी होती है, क्योंकि उसका आकार बढ़ता है। तो आकार बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो बड़ा दिखाई देता है।
लेकिन जंतु कोशिका में बढ़ता तो है लेकिन आकार नहीं, संख्या बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट में कहता है कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण, कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका, कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित रहती है। कहने का मतलब कि कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण, क्या होने के कारण, कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण जो पादप है उसकी कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण आकार, कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका की नियमित आकार होती है, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित रहती है। कहने का मतलब है कि जो पादप कोशिका है वो कठोर होती है। पादप कोशिका क्या होती है, कठोर होती है, जिस कारण से उसका आकार नियमित रूप से होता है। उसका आकार क्या होता है, नियमित रूप से होता है। लेकिन जंतु कोशिका का आकार, जंतु कोशिका का आकार आकृति कठोर नहीं होती है और कठोर नहीं होने के कारण जंतु कोशिका का आकार अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है। पांचवा पॉइंट कहता है पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, लवक नहीं पाए जाते। तो पादप कोशिका में तो लवक होता है लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। छठा पॉइंट कहता है पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, यानी कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। यानी कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव, अभाव का मतलब सेंट्रोसोम नहीं रहता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं रहता है, वही जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम रहता है, यानी कि पाया जाता है। ठीक है। सातवां पॉइंट कहता है पादप कोशिका की रसधानी काफ़ी बड़ी होती है। पादप कोशिका की रसधानी क्या होती है, तो पादप कोशिका की रसधानी काफ़ी बड़ी यानी कि बहुत बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका की रसधानी काफ़ी छोटी होती है। यानी कि जो पादप कोशिका है उसका रसधानी होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो जंतु कोशिका होता है उसका रसधानी बहुत ही छोटा होता है। कहने का मतलब पादप कोशिका की तुलना में छोटा होता है। आठवां पॉइंट कहता है पादप कोशिका में ऊर्जा भोजन संग्रहण स्टार्च के रूप में रहता है। कहने का मतलब है कि तो जो पादप की कोशिका है वहाँ पे ऊर्जा यानी कि शक्ति, पावर, जो ऊर्जा का संग्रह होता है, संग्रह का मतलब इकट्ठा करता है, जो ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है, उस इकट्ठा करके जो रखता है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा करता है। किस रूप में इकट्ठा करता है, तो जो पादप होता है, पौधा होता है, वो अपना भोजन को, ऊर्जा को स्टार्च के रूप में जमा करके रखता है। तो पौधा अपना भोजन किस रूप में जमा करके रखता है, तो स्टार्च के रूप में जमा करके रखता है, जबकि जो जंतु कोशिका है वो ऊर्जा यानी कि भोजन का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में करता है। कहने का मतलब है जो पादप पौधा की कोशिका होती है वह अपना भोजन, ऊर्जा को स्टार्च के रूप में जमा करके रखती है, स्टार्च के रूप में जमा करके रखती है, जबकि जो जंतु कोशिका है वह अपना भोजन, ऊर्जा को ग्लाइकोजेन, किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा करके रखती है। ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट है पादप कोशिका में सीलिया जैसे प्रचलित अंग का निर्माण नहीं होता है।
जो पादप कोशिका है उसमें सिलिया जैसे प्रचलित अंग का निर्माण नहीं होता है। सिलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो सिलिया एक अंगक है। सिलिया क्या है? एक अंगक है जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप यानी कि पौधे के, जो कि सिर्फ और सिर्फ पौधे की कोशिका में ही पाई जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जंतु के कोशिका में ही पाई जाती है, पौधा की कोशिका में नहीं पाई जाती है। सिलिया पौधा की कोशिका में नहीं पाई जाती है, केवल जंतु के कोशिका में ही सिलिया पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है विसरण यानी डिफिजन और परासरण। इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।